नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हम सब इंसानों की जिंदगी में कंट्रोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग सारी उम्र, सारी जिंदगी इस कंट्रोल वर्ड के लिए ही संघर्ष करते हैं। तो आज एससीएसटी में हम कंट्रोल पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशंस 2011। यहां कंट्रोल को क्यों पढ़ रहे हैं, कंट्रोल का मीनिंग क्या है। अगर किसी भी संस्था की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी कंपनी की, किसी भी परिवार की, किसी भी देश की डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं। क्या हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या चीज है नरेंद्र मोदी के पास इंडिया के कंटेक्स्ट में? उसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर। मैं यहां मोदी जी का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कंट्रोल वर्ड समझाना चाहता हूं। लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। कुछ लोग लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत हाई लेवल तक मैं इस कंसेप्ट को आपको फील करवाना चाहता हूं, क्योंकि टेक ओवर का सारा कंसेप्ट इसी कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। मेन चीज यही है। तो समय का भी ख्याल रखना है मुझे। ठीक है, एक अलॉटेड टाइम है मेरे पास और उस टाइम के अंदर मुझे ये चर्चा खत्म भी करनी है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका और अपने दोनों के टाइम को वैल्यू रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल का क्या मतलब है? कुछ लोगों का डिसीजन अच्छा होता है। भाई, डिसीजन मेकिंग का और कंट्रोल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो आपका लाइफ पे कंट्रोल होगा। कई लोग जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमें हर रोज डेली बेसिस पर डिसीजन लेने हैं, छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं। किसी विद्वान ने यह कहा था कि हमारी जिंदगी क्या है कि डेली बेसिस पर जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हमारी जिंदगी है। हमारी लाइफ ही क्या है, इन टोटलिटी हमारी लाइफ क्या है। देखो, हमारे माँ बाप ने आपस में शादी करने का डिसीजन ना लिया होता तो क्या हम यहाँ बैठे होते? हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। आप किसी पर्सन से शादी करने का डिसीजन लेते हैं, आप कोई कोर्स चूज करते हैं। आप मेरी क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स चूज किया कि मैं ये कोर्स करूंगा, तो आपको मुझे सुनना पड़ रहा है ना। तो आज जो हमारी लाइफ है वो हमारे पास्ट के डिसीजंस पे बेस्ड है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये कहा है कि जो कर्म तुम करते हो उसका फल भोगते हो। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन तुम पीछे लेते हो उसका इफेक्ट तुम्हें सारी उम्र देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कंट्रोल का मतलब ये है डिसीजन मेकिंग पावर। जब मैं कह रहा हूं आपको कि डिसीजन मेकिंग पावर का और कंट्रोल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है, आप सीधा सा एक लाइन से सुन लीजिए कि लाइफ में आपको दो तरह के लोग होंगे, विनर्स एंड लूजर्स। एंड विनर्स टेक क्विक डिसीजंस, चैंपियंस टेक क्विक डिसीजंस। एक चैंपियन में और एक फेलियर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग का ही फर्क होता है।
इस डिसीजन मेकिंग पावर को यानी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कह रहे हैं, कंट्रोल। अगर एक पर्सन किसी कंपनी में डिसीजन ले सकता है तो हम कहेंगे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब एक कंपनी के कंटेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग, अब तक मैंने जो 5 मिनट आपके साथ डिस्कस किया बात का, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि डिसीजन और कंट्रोल एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक आदमी डिसीजन नहीं ले पाएगा, द स्टेट ऑफ इनडिसीजन, कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, हमारी लाइफ में बड़े क्रूशियल स्टेजेस आते हैं। जब हम 10th क्लास पास करते हैं तो हमें एक बड़ा ही एक एम्बिग्यूटी हो जाती है, क्या करें क्या ना करें, साइंस साइड में जाएं कि कॉमर्स साइड में जाएं। जब 12वीं पास करते हैं तो फिर कुछ कौन से कॉलेज में जाएं, किस प्रोफेशनल कोर्स को करें, कैसे आदमी से शादी करें, कैसे आदमी किस कंपनी में हम नौकरी करें, कहां पे रहें, कहां बच्चों को पढ़ाएं। यानी आदमी सारी उम्र, जो इंसान की जिंदगी को आप ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तो सारी उम्र इंसान इस कंट्रोल को एक्वायर करने के लिए ही भटकता रहता है। तो कंपनी लॉ में जब हम टेक ओवर पढ़ रहे हैं, टेक ओवर के कंसेप्ट में क्या है कि एक कंपनी का कंट्रोल अगर दूसरी कंपनी ले ले तो इसको कहते हैं टेक ओवर। अब कंट्रोल क्या चीज है? कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग पावर। अब एक कंपनी का कंट्रोल हम दो तरीके से एनालिसिस करते हैं। इस कंट्रोल को हम दो तरीके से एनालिसिस करेंगे और दोनों को आपको महसूस होना करना पड़ेगा। शाबाश, 1 और 2। आपने कभी ट्रेन में सफर किया? आपने कभी ट्रेन में सफर किया? बताइए। किया? अच्छा। वहां पर सीट के बीच में, छत की तरफ जहां आप लगेज रखते हैं, नीचे एक चेन होती है और लिखा होता है कि गाड़ी को रुकवाने के लिए चेन खींचो। अब उसके ऊपर पर्टिकुलर वो जो बात लिखी है वो रेलवे के कानून के हिसाब से लिखी है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आप उस चेन को पुल करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। उस चेन को पुल करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। और अगर आप बिना वजह उसे खींचेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। आपने ये नोटिस जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ट्रेन में बैठें तो इस चीज को आप जरूर पढ़ें कि अगर मैं जंजीर खींचूंगा गाड़ी रुकेगी तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा, भाई क्यों खींची। अगर मेरा रीजन जेन्युइन होगा तो मुझे छोड़ देंगे। अगर मेरा रीजन अननेसेसरली होगा, टाइम पास करने वाला होगा, मजे लेने वाला होगा, डिस्ट्रैक्शन करने वाला होगा, तो मेरे को उठा के जेल में भी डाल सकते हैं और मेरे ऊपर मॉनेटरी फाइन भी लगा सकते हैं। अब ये क्या है? ये कानून है रेलवे का। तो पैसेंजर के पास कंट्रोल है या नहीं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे आपका जवाब चाहिए इस बात के ऊपर। अब जो एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा एग्जाम्पल सुना, नहीं समझ में आया, तो लेक्चर को रिवर्स करके दोबारा से सुनिए कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पैसेंजर के हाथ में उस गाड़ी का कंट्रोल है या नहीं? अब बताएं। अगर मैं चेन खींचूंगा गाड़ी रुकेगी, अगर मैं चेन खींचूंगा तो गाड़ी रुकेगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ में है? बिल्कुल कह सकते हैं सर। अरे इसमें क्या शक है बेटा? जब चेन खींचूंगा गाड़ी रुकेगी तो कंट्रोल है ना। कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? आपने कभी टांगे में या आपने बैलगाड़ी में बैठे कभी? हरियाणा में हम जाते हैं ना गांव में,
तो वहां बैलगाड़ी को बोलते हैं बुग्गी झोटा। झोटा के ऊपर बुग्गी होती है, यानी मेल बुफेलो के पीछे वो काट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं झोटा बुग्गी या बुग्गी झोटा। बैलगाड़ी, टांगा, इनमें से किसी भी चीज पर आप बैठे हो, आप देखते हो ना कि वो जानवर के नाक में एक रस्सी डाल देते हैं लगाम और लगाम एक आदमी के हाथ में होती है। हम बोलते हैं ना अपनी जबान को लगाम दे। कोई आदमी बदतमीजी बोल रहा है तो क्या कहते हैं कि भाई अपनी जबान को लगाम दे, यानी अपनी जबान को कंट्रोल कर, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कुछ लोगों की जबान आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, वो क्या बोलते हैं, क्या उनके माइंड में होता है उन्हें पता ही नहीं होता, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कभी भी कुछ भी कह देते हैं। ऐसे कई सारे नेताओं को जानते होंगे जो कुछ भी कभी भी कह देते हैं। तो हम अक्सर बोलते हैं कि फलाने को ना अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। तो वो बुग्गी झोटे की बात कर रहे थे या वो बैलगाड़ी की बात कर रहे थे। तो जो पर्सन उस बैलगाड़ी की लगाम को खींच रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि उसके पास कंट्रोल है? यस, उसके पास कंट्रोल है। समझ गए ना बेटा? अब ऐसे ही जैसे बुग्गी झोटे में वो रस्सी जिसके हाथ में होती है, वो जब चाहे घोड़े को तेज दौड़ा दे या घोड़े को ब्रेक लगा दे, तो हम कहेंगे ना कि जो बुग्गी झोटा चला रहा है, वो टांगा चला रहा है। शोले फिल्म देखी ना आपने? अब शोले में बसंती जिस टांगे को चलाती है, तो हम कहेंगे ना कि बसंती के हाथ में उस टांगे का कंट्रोल था। तो जैसे बसंती के हाथ में उस टांगे का कंट्रोल था, वैसे एक पैसेंजर के हाथ में ट्रेन का कंट्रोल है। अब सवाल यह है कि उस ट्रेन का कंट्रोल उस पैसेंजर के पास आया कहां से? सोर्स क्या है उसका? उसका सोर्स है कानून। रेलवे के कानून में लिखा है कि पैसेंजर इमरजेंसी में ट्रेन को रुकवा सकता है। ट्रेन को इमरजेंसी में रुकवाने का जो राइट दिया, वो किसने दिया? वो दिया लॉ ने। तो जो कानून, जो राइट हमें कानून दे, उसको बोलते हैं डी जूरी। क्या बोलते हैं उस राइट को? डी जूरी। ठीक है, यानी जिसका सोर्स क्या है? जिसका सोर्स है कानून। जूरी मीन्स कानून। अब दोस्तों, मेरी इस सिचुएशन को एनालिसिस आप करें, लेकिन वास्तविकता क्या है, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है कि ट्रेन का कंट्रोल उस पैसेंजर के हाथ में है या उस ड्राइवर के हाथ में है या उस स्टेशन मास्टर के हाथ में है? तो सच्चाई तो यह है कि ट्रेन का कंट्रोल ड्राइवर के पास और स्टेशन मास्टर या जो रेलवे का सिस्टम है उसके पास है। तो डी फैक्टो मीन्स जो फैक्ट है, जो डी फैक्टो मीन्स जो बात सच है, जो सच्चाई है। अब आप ये चीज देखिए यहां पर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेन का कंट्रोल ड्राइवर के पास दे दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही है ऐसा। तो जो कंट्रोल लाने दिया उसे हम बोल रहे हैं कंट्रोल डी जूरी, और जो वास्तविक है यानी ट्रेन का कंट्रोल ड्राइवर के पास है, तो उसे हम बोलेंगे कंट्रोल डी फैक्टो। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक कंपनी है, आइए इस चीज को हम फर्दर भी एनालिसिस करेंगे, आगे भी एनालिसिस करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, शाबाश। एक कंपनी है, एक कंपनी है, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया मिसिस ए ने। मिसिस ए
के नाम से मिस्टर ए, एक्चुअली पैसा किसने लगाया? मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने मिसिस ए के नाम से कंपनी के शेयर खरीदे और मिसिस ए के थ्रू इन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई और यहां ये डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखने में तो ये लगता है, ला ये कहता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कंट्रोल ऑफ कंपनी, अगर हम यहां डी फैक्टो की बात करें, डी फैक्टो वास्तविकता की बात करें, तो कंपनी के कंट्रोल को, एक्चुअली कंपनी के कंट्रोल को कौन एंजॉय कर रहा है? मैं कहता हूं कंपनी के कंट्रोल को मिस्टर ए एंजॉय कर रहा है। मिसिस ए तो एक लिंक है। मिस्टर ए ने, अगर मिस्टर ए डायरेक्टली शेयर खुद को डायरेक्टर अपॉइंट करता और खुद उस कंपनी को कंट्रोल करता, तो हम कहते हैं कि मिस्टर ए अगर यूं करता तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली, कि मिस्टर ए कंट्रोलिंग द कंपनी डायरेक्टली। मिस्टर ए ने शेयर खरीदे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बना, फिर चेयरमैन बन गया, फिर कंपनी के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रहा है। एग्जांपल इज मुकेश अंबानी। लेकिन मिस्टर ए ने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, टेढ़ा रास्ता अपनाया। टेढ़े रास्ते को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली। टेढ़े रास्ते को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं। दोनों कंसेप्ट को इस SC/ST रेगुलेशंस में काफी यूज किया गया है कि मिस्टर ए ने डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया कंपनी को। मिस्टर ए ने मिसिस ए के नाम से शेयर खरीदे, मिसिस ए के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर इस कंपनी के कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो इस कंपनी के कंटेक्स्ट में अगर बेटा हम बात करें, तो कंट्रोल ऑफ कंपनी, डी फैक्टो कंट्रोल किसके पास है? मिस्टर ए के पास। डी जूरी कंट्रोल किसके पास है? अरे भाई, डी जूरी मतलब जो कंट्रोल किसने दिया? कानून ने दिया, उसको बोलेंगे डी जूरी। किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो आप सेक्शन 179 को पढ़िए। ये स्क्रीन पर आपके सामने सेक्शन 179 है। सेक्शन 179 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का है। ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 179, कंपनीज एक्ट 2013 का जो ये सेक्शन 179 है, ये एक्चुअली क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do। अरे एक बारी नहीं, 10 बारी इस लाइन को पढ़ना, और मैं ऐसे 10 बारी लिटरली कह रहा हूं कि 10 बारी इस सेंटेंस को पढ़ना। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब क्या है? कि डायरेक्टर्स हकदार होंगे किस चीज के? कंपनी को चलाने के। एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स, यानी कंपनी की सारी पावर, कंपनी के सारे कर्म, सारी चीजें किसके हाथ में हो गई? डायरेक्टर्स के हाथ में हो गई। तो सेक्शन 179 ने कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? सेक्शन 179 ने कंपनी का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ये कंट्रोल आया। ये कंट्रोल कहां से आया? डी जूरी, यानी सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के चलते डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? डी फैक्टो क्या है? शाबाश मिस्टर ए। और आइए दोस्तों, जब हम बात करते हैं टेक ओवर की, अब ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैं आपको कंट्रोल समझाना चाह रहा हूं अकॉर्डिंग टू SC/ST। अब हम बात करते हैं टेक ओवर ऑफ अ कंपनी। आप कहते हैं कि टेक ओवर ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में इसका मीनिंग मैंने लिखवाया भी, समझाया भी, पढ़ाया भी। टेक ओवर ऑफ अ कंपनी का क्या मतलब है? कि जब कोई पर्सन किसी कंपनी को कंट्रोल कर ले,
तो हम कहते हैं कि उस पर्सन ने कंपनी को कंट्रोल कर लिया, तो उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर जो यहां कंट्रोल हमने पढ़ना है, वो कंट्रोल डी फैक्टो पढ़ना है कि कंट्रोल डी यूरी पढ़ना है? अब ये सवाल है बेटा। तो SC/ST में रेगुलेशन 2 ने जो कंट्रोल को डिफाइन किया है, रेगुलेशन 2 ये बात समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके, जो ये कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया आपके। तो सेक्शन 2 रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कोड 2011 जिस कंट्रोल की बात कर रहा है, जिस कंट्रोल को कंटेम्पलेट कर रहा है, वो कंट्रोल डी यूरी है या वो कंट्रोल डी फैक्टो है? लेट्स फाइंड इट आउट। आइए इस चीज को हम पता लगाते हैं। यानी बेसिकली आज के इस सेशन में मैं आपको कंट्रोल समझाना चाहता हूं, और उससे पहले मैंने आपको यह बताया कि कंट्रोल दो तरह से होता है, कंट्रोल डी फैक्टो, कंट्रोल डी यूरी। कंट्रोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल ही तो मेन चीज है। जब आप टेक ओवर पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल ही तो मेन चीज है। एक पर्सन एक कंपनी को कंट्रोल कर सकता है तो वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। अब यहां हमें सेबी जो मेन कानून है यहां पर, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़नी है। तो उस डेफिनेशन में डी फैक्टो कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित किया गया है या डी यूरी कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित किया है, ये हमने ढूंढना है। आइए लेट्स फाइंड इट आउट और देखते हैं कि कंट्रोल, कौन से कंट्रोल की बात, ये मैं आपको पहले नहीं बता रहा, ये पहले मैं आपको रेगुलेशन 2 आपके सामने रखूंगा, उसकी लैंग्वेज को, शाबाश, और उसको डीपली एनालिसिस करेंगे और इस चीज को हम सीखेंगे, शाबाश। तो दोस्तों ये आपके सामने कंट्रोल की डेफिनेशन है। तो इस क्लोज ई को पढ़ना है मेनली आपने। क्लोज ई में कंट्रोल की मेन डेफिनेशन देखिए और फिर पता लगाइए कंट्रोल डी फैक्टो है या कंट्रोल डी यूरी है। तो एक बार दोबारा से याद दिला दूं, सेक्शन 179 ये कहता है कि कंपनी के, अगर हम पूछें, कानून के नजरिए से पूछें कि कंपनी का कंट्रोल क्या है, किसके पास है, तो सेक्शन 179 ये कहता है कि कंपनी का कंट्रोल उसके डायरेक्टर्स के पास है। तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि कंपनी का कंट्रोल किसके पास है? कंपनी का कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास है। लेकिन सच्चाई अलग हो सकती है, सच्चाई कुछ और हो सकती है। वास्तविकता में उस कंपनी का कंट्रोल किसी और के पास हो सकता है। तो इस डेफिनेशन में हमने ये देखना है कि डी यूरी कंट्रोल की बात की है या डी फैक्टो कंट्रोल की बात की है। तो आइए, कंट्रोल इंक्लूड्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। इसमें एक राइट की बात की है कि अगर मेरे पास राइट है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, तो मेरा उस कंपनी पे कंट्रोल है। और फिर और वर्ड लिखा, ठीक है, और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। अगर मैं किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता हूं, उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता हूं या उसके पॉलिसी डिसीजंस बना सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं उस कंपनी को कंट्रोल करता हूं। कंट्रोल इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, कंट्रोल और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइज बाय अ पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreement or voting agreements or in any other manner, यानी कोई भी मैनर हो सकता है। तो इस डेफिनेशन में कंट्रोल डी फैक्टो की बात की गई है। अगर कानून के हिसाब से हो सकता है कि किसी पर्सन के नाम से शेयर हो, किताबों में मिस्टर ए, मिसिस ए कंट्रोल कर रही थी कंपनी को, लेकिन मिसिस ए तो सिर्फ नाम मात्र की थी, उसे तो यह भी नहीं पता था कि शेयर कहते किसको हैं, कंपनी होती क्या है। मिस्टर ए ने अपनी बीवी के नाम से शेयर लिए और मिस्टर ए इस पोजीशन में आ गए कि वो उसके डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या उस कंपनी के लिए पॉलिसी डिसीजंस बना सकते हैं। अब मिस्टर ए ने मिस्टर पी को डायरेक्टर बनाया। अब मिस्टर पी कहने को तो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मिस्टर पी एक्चुअली क्या है? पपेट है। किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में।
भाई कहने को तो मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल हम सबको पता है किसके हाथ में था। तो डी फैक्टो डी जूरी कंट्रोल तो कौन कर रहे थे? मनमोहन सिंह। डी फैक्टो कंट्रोल कौन कर रहा था? डी फैक्टो कंट्रोल कोई और ही कर रहा था। तो लॉ कंट्रोल करने की बात जो कह रहा है, वास्तविकता उससे अलग हो सकती है। कानून के हिसाब से तो मिसिस ए कंपनी को कंट्रोल कर रही है, लेकिन नहीं, मिस्टर ए कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो इस डेफिनेशन में जो कंट्रोल समझाया गया वो इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की गई, ना कि डायरेक्ट कंट्रोल की बात की गई। और इस कंसेप्ट पर मैंने इतना जोर क्यों लगाया है? क्योंकि क्वेश्चन की सिचुएशन को पढ़कर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है। तो आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करें। इंक्लूसिव डेफिनेशन है। रेगुलेशन 2 कहता है कि अगर एक पर्सन के पास 3 तरह के राइट हैं, ठीक है। पहला कहता है राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। अगर एक पर्सन के पास 3 तरीके के राइट हैं तो हम कहेंगे कि उस पर्सन के पास कंट्रोल है। भाई मेरे पास डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है, या राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट। मेरे पास मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का हक है। और ये हक कैसे आया पता नहीं, किसी भी तरीके से ये हक आया। कोई यहाँ पर नियम नहीं है, कोई किताबी बातें ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, या मैं पॉलिसी डिसीजंस बना पा रहा हूँ, कंपनी की डायरेक्शंस तय कर पा रहा हूँ, या पॉलिसी डिसीजंस मेरे हाथ में है। तो इन तीनों बातों को कैसे याद करना है? एक मेमोरी टिप दे रहे हैं। डायरेक्टर्स का डी उठाइए, मैनेजमेंट का एम उठाइए और पॉलिसी का पी उठाइए। तो डीएमपी की फुल फॉर्म पहले मैंने क्या बताई थी? डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन यहाँ डीएमपी आपने याद करना है, डी से डायरेक्टर, एम से मैनेजमेंट और पी से पॉलिसी डिसीजन। यानी कोई पर्सन ये डीएमपी कर पा रहा है। डीएमपी मतलब राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट एंड टू मेक पॉलिसी डिसीजंस। डीएमपी एक्सरसाइज कर रहा है, या तो डायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली कहेंगे तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने दम पे, कहते हैं डायरेक्टली अपने दम पे, या दूसरे लोगों के साथ, खुद सेल्फ, या ठीक है बेटा, सेल्फ या थ्रू पीएसी, THROUGS, थ्रू पीएसी, या फिर सेल्फ एंड पीएसी। या तो खुद कर रहा है, या तो सेल्फ कर रहा है, या तो सेल्फ कर रहा है, खुद कर रहा है, ठीक है। या तो खुद कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, या पीएसी के थ्रू कर रहा है, या खुद और पीएसी मतलब पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट। यानी कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों का मकसद ये है कि कंपनी को कंट्रोल करना है। अब ये डेफिनेशन में को दोबारा से देखिए। पीएसी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट। पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, कॉम्बिनेशन में। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब है कि कुछ लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिलके शेयर्स खरीद रहे हैं। और वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो उस कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो control includes the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decision exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding। ऐसा वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास शेयर होल्डिंग है, या उनके पास मैनेजमेंट राइट है। मैनेजमेंट राइट क्यों है? क्योंकि उस कंपनी ने लोन लिया था और बैंक ने कहा था कि मैनेजमेंट राइट हमें देने पड़ेंगे, तो उस बैंक के पास मैनेजमेंट राइट है। तो किसी भी वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी एग्रीमेंट के चलते, किसी सर्कमस्टांसेस के चलते कि कुछ लोगों के पास कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है बेटा, वो कंपनी के 3 काम कर पा रहे हैं। बैंक क्या कर पा रहा है? डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पा रहा है। बैंक मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पा रहा है। बैंक क्या कर पा रहा है? पॉलिसी डिसीजन ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट हमने लोन पे लिया था। भाई किसी भी वजह से कोई पर्सन खुद या कुछ लोगों के साथ मिलके कंपनी को कंट्रोल करता है, तो इसे हम बोलेंगे कंट्रोल। अब कंट्रोल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टेक ओवर की बेसिक बात यह है कि अगर एक पर्सन
किसी कंपनी को कंट्रोल ले लेता है तो वो टेक ओवर कर लेता है। अब टेक कंट्रोल का है क्या मतलब? कंट्रोल का मतलब है ये तीन चीजें क्या? डीएमपी। कंट्रोल का मतलब है ये तीन चीजें, ये डीएमपी का मतलब क्या है कि राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड टू मेक पॉलिसी डिसीजंस। ये डीएमपी कोई पर्सन डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, सेल्फ करे, पीएससी के थ्रू करे, इंडिविजुअली करे, या पर्सन इन कंसेप्ट के साथ मिलके करे, सेल्फ करे और पीओसी के साथ मिलके करे, इन तीनों सिचुएशंस में कैसे भी करे, और ये हक उसके पास कैसे आया, ये कंट्रोल करने का हक कैसे आया? बोलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, क्योंकि उन लोगों के पास उस कंपनी की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, या बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, क्या कोई एग्रीमेंट किया है, या फिर क्या किया है, कोई अदर सर्कमस्टांसिस है, कोई और हालात हैं जिसको हम अभी यहां सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ये है, उसका आउटकम ये है कि कंपनी का कंट्रोल कुछ किसी और के हाथ में जा रहा है। तो दोस्तों लास्ट टाइम इस डेफिनेशन को दोबारा कर लीजिए। ये कंट्रोल मेन है। कंट्रोल का मतलब क्या है? इंक्लूड्स द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और पर्संस एक्टिंग individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholder agreement or voting agreements or in any other manner। शाबाश। इससे पहले डेफिनेशन में हमने डेफिनेशन सीखी बेटा। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि एक्वायरर का मतलब क्या है। जो कंट्रोल एक्वायर करता है वो एक्वायरर। कंट्रोल हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं एक्विजिशन। कानून का मतलब यहाँ सेबी एक्ट है। बोर्ड का मतलब यहाँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और कंट्रोल का मतलब क्या है वो मैंने आज की क्लास में सीखा, आपको सिखाया, सॉरी, सिखा भी और सिखाया भी एक्चुअली। लेकिन इस कंट्रोल की जो अब हम लास्ट में प्रोविजो है, प्रोविजो की बात करेंगे। दैट द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ टारगेट कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कंट्रोल ओवर सच टारगेट कंपनी मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सच पोजीशन। तो इसका मतलब ये क्लियर है, जब प्रोविजो को हम पढ़ लेते हैं तो क्लियर है कि यहाँ कंट्रोल डी फैक्टो की बात नहीं करी, या कंट्रोल डी जूरी की बात नहीं करी, या कंट्रोल डी फैक्टो की बात करी। कंट्रोल डी जूरी की बात नहीं करी और कंट्रोल डी फैक्टो की बात करी। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश।